Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is when, where, and how. So, बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी हैव अ वार्म अप एंड इस वार्म अप में वी हैव अ सिंपल क्विज. सो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो फटाफट करने हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेम एनी हिस्टोरिकल प्लेस. तो आपको किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम जो है वो यहाँ पर लिखना है. देन सेकेंड वी हैव यू विजिटेड अ म्यूजियम. तो आप लोगों को बताना है कि क्या आप लोगों ने कभी म्यूजियम में विजिट किया है. सो बच्चों म्यूजियम में हम लोगों को बहुत सारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलती है एंड इवन कुछ कुछ प्रीशियस चीज़ें भी है या जो कुछ एंटिक चीज़ें होती है वो सब हमको म्यूजियम में देखने को मिलती है. देन थर्ड वी हैव वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द पास्ट. तो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमें पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहिए. Then fourth we have how is geography of a place related to its history. So आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी प्लेस की ज्योग्राफी जो है उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है उसकी हिस्ट्री से. So आपको यहाँ पे इनके आंसर्स लिखने हैं जो भी आपको लगता है. Now let's start with the chapter why study the past. So अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं. So the point for that question is हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दोज हैपन. सो बच्चों हम लोग अब पढ़ने क्या वाले हैं हिस्ट्री. एंड एक्चुअल में हिस्ट्री होता क्या है. हिस्ट्री पास्ट के इवेंट्स के बारे में बताता है यानी कि जो बीते हुए टाइम में जो जो चीजें हुई है उसके बारे में हमें कौन बताता है. हिस्ट्री बताता है. एंड हिस्ट्री इन पास्ट इवेंट्स को उन्हीं ऑर्डर में बताता है जिस ऑर्डर में वो हुए होते हैं. देन सेकेंड वी हैव हिस्ट्री इज द ट्रू स्टोरी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड सिविलाइजेशन. सो बच्चों एक्चुअल में हिस्ट्री एक ट्रू स्टोरी होती है कि हमारे ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे धीरे धीरे करके ग्रो हुए हैं एंड कैसे सिविलाइजेशन जो है वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है. देन थर्ड वी हैव हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इवेंट्स एंड देयर कॉजेस. सो हिस्ट्री से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कोई भी इवेंट कोई भी एक सिचुएशन जो है वो क्यों हुई होगी एंड उसके पीछे के कॉजेस क्या है यानी कि वो इवेंट है क्या एंड उसके पीछे के जो कॉजेस है जिसकी वजह से वो इवेंट हुआ है वो भी हमको हिस्ट्री ही बताता है. देन फोर्थ वी हैव हिस्ट्री स्पीक्स मोर अबाउट आवर कल्चर. एंड हिस्ट्री से हम लोग हमारे कल्चर हमारे रीति रिवाज के बारे में भी जान सकते हैं. Then next we have history also records the process of change that the past has gone through the shape the present. So बच्चों अब हिस्ट्री से हम लोग एक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि पास्ट में हमारी चीजें जो है वो कैसी थी एंड अब जो है वो कितना ज्यादा प्रोग्रेशन जो है वो हो चुका है. Then next we have history answers the question like why do we celebrate Children's Day? Why was India partitioned? Who built the Taj Mahal and why? So बच्चों हिस्ट्री जो है वो हमको किन किन क्वेश्चंस के आंसर देता है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इस दिन पे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, क्यों इंडिया का पार्टीशन हुआ था, किसने ताजमहल बनाया था एंड क्यों बनाया था. तो हिस्ट्री जो है वो इन सारी चीजों का आंसर देता है एंड इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स भी जो है वो हिस्ट्री ही देता है. Hence history help us to link our lives to the past. So history की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं हमारी लाइफ्स को पास्ट लाइफ के साथ लिंक कर सकते हैं यानी कि हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि पहले के टाइम के लोग जो है वो कैसे रहते थे एंड आज हम लोग जो है वो कैसे सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं. Now next we have sources of history. So sources of history का मतलब क्या होता है कि हमको कौन कौन सी चीजों से जो है वो हमारे पास्ट के बारे में पता चल रहा है. So sources are the materials used by historians in their study of history. Sources क्या है. Sources एक ऐसे materials है जो कि historians कौन होते हैं जो कि history के बारे में पढ़ते हैं and बहुत सारी जो है theories जो है वो देते हैं. So historians इन sources का ही use करते हैं and इसी के through वो क्या करते हैं history के बारे में पढ़ते हैं. So हमारे पास sources क्या है history के. Archaeological sources, literary sources and oral sources. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में. सो आर्कियोलॉजी क्या है. ये साइंटिफिक स्टडी है एंड ये साइंटिफिक स्टडी किस चीज की है. मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट दैट आर डिस्कवर्ड थ्रू डिगिंग और एक्सकेवेशंस कंडक्टेड एट वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स.
यानी कि आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी रीजन में जाकर वहां पर क्या करते हैं, कुछ डिगिंग करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनमें हम जमीन को खोदते हैं और वहां से अगर हमारे पास कोई मटेरियल्स निकल कर आते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाता है। तो ये माना जाता है कि ये मटेरियल्स जो है वो पहले के टाइम के लोग जो है वो यूज करते होंगे। An archaeologist is a person who excavates these remains and studies them closely. So archaeologist क्या करते हैं, वो इन remains को यानी कि ऐसी चीजें जो कि हमारी जमीन के अंदर धसी हुई होती है उनको बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं। Archaeologists try to build a picture of what life must have been in the past with the help of evidence found. So archaeologists क्या करते हैं, इनको जो evidences मिलते हैं उससे ये अपनी past life के बारे में कि हमारे पहले के ज़माने के लोग जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते होंगे उसको ये लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Archaeological sources are useful because they help us where no written records of an era are available. So बच्चों archaeological sources जो है वो important क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे eras है यानी कि एक ऐसा हमारे पास time है जिसका हमारे पास कोई भी written record नहीं है, और अगर उन चीज़ों का written record नहीं है तो इसका मतलब हम इन material से, इन सारे substances से पता लगा सकते हैं कि उस time पे कैसा scenario जो है वो रहा होगा। Historians also find these sources useful as they help to verify information found in written records. अब बच्चों होता क्या है, जिनके हमारे पास written records भी है और साथ में अगर हमको उस एरा के archaeological sources भी मिल जाए तो इसका मतलब हम लोग उन written records और इन archaeological materials की हेल्प से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये सारी चीजें ट्रू है या फिर नहीं है। Some of the archaeological sources used by historians include monuments, caves, fossils, jewelry, burial sites, beads, tools, toys, inscription, pillars, etc. तो बच्चों कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हिस्टोरियंस यूज करते हैं वो क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कहीं के कॉइन्स होते हैं, टॉयज होते हैं। एंड इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज दीवारों पे लिखी गई जाती है या फिर किसी ऐसी जगह पे लिखी जाती है जहां से उसको मिटाना मुश्किल होता है, पिलर्स पे अगर कुछ लिखा हुआ है, सो ये सब जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होती है जो कि हिस्टोरियंस यूज करते हैं। देन वी हैव मॉन्यूमेंट्स। सो मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स ओल्ड बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है, पैलेसेस है, टेम्पल्स है और टॉम्स है जो कि बनाए जाते हैं डिफरेंट रूलर्स से। ठीक है, सो मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी तरीके की बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, ये सब जो है वो कौन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स बनाते हैं। Monuments at various sites tells us about the conditions of the times during which they were built. So बच्चों monuments क्या होते हैं, monuments जो different different sites पे होते हैं वो हमको क्या बताते हैं कि कौन सी condition of time पे ये monuments जो है वो बनाए गए हैं। Some historical monuments are the Brihadeshwar Temple in Thanjavur, Taj Mahal in Agra, Red Fort in Delhi to be of great significance. So बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे monuments है जिनका बहुत ज़्यादा significance है, जैसे कि रेड फोर्ट, ताज महल एंड और भी बहुत सारे ऐसे monuments है। देन वी हैव कॉइन्स। सो स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि ऐसी ब्रांच जो कि खाली कॉइन्स के बारे में ही सारी चीजें पढ़ती है, उस ब्रांच को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। तो बच्चों कॉइन्स की स्टडी करके हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे हमारी कंट्री की सोशल या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो कैसी रही होगी। Their circulation gives an idea of economic condition of the period when they were issued. So अब जिस टाइम पे ये कॉइन्स को सर्कुलेट किया गया होगा वो कॉइन्स जो है वो उस टाइम के आइडिया दे सकते हैं कि उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी रही होगी। Roman coins discovered in India show that our ancestors interacted with the people of ancient Rome. अब बच्चों हमारे इंडिया में अगर रोमन कॉइन्स मिलते हैं तो इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है कि हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वजों का कोई ना कोई इंटरेक्शन रहा होगा रोम्स के साथ। Our knowledge of Kushan, Gupta, Indo-Greek, Bactrian and Indo-Parthian dynasties rests chiefly on conclusions drawn from the study of coins. So बच्चों हम लोगों को जितनी भी नॉलेज है कुशन, गुप्ता एंड इन सारी चीजों की, ये सब हमको कहाँ से मिली है, by the studying of coins. Now next we have
Burial sites. So बच्चों, burial sites consist of materials, remains and are rich source of information for historians. So burial sites जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे remains होते हैं, यानी कि कुछ भी हम लोगों ने अगर मटेरियल जो है वहां पे गाड़ा हुआ होगा सो हमको वो वहां से निकल के मिल जाएगा, और ये बहुत ज्यादा रिच सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। Burial sites are useful in absence of written records available. So बच्चों, बरियल साइट्स वहां पे भी बहुत ज्यादा यूजफुल माने जाते हैं जब किसी एरा के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास लिखा हुआ कुछ नहीं है तो हम इन सोर्सेस से क्या कर सकते हैं, उस एरा के बारे में जान सकते हैं। Through burial sites, scholars are keen to know about the technological process used by the potters to produce the fine clay that has remained intact after all these hundreds of years. अब burial site से scholars जो है वो क्या पता लगा सकते हैं कि उस टाइप पे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कैसे थे, क्योंकि अगर किन्हीं पॉटर्स ने कोई भी पॉटरी जो है वो बना रखी है, उन्होंने इतनी अच्छी क्ले यूज करी है उस टाइम पे कि अभी भी ये पॉट्स जो है इतने सालों के बाद भी इंटैक्ट है, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल लेवल उस टाइम पे कैसा होता होगा। Its example is that a team of scientists from Tamil Nadu have found new burial sites in the western parts of Tirunelveli district in Tamil Nadu, all belonging to prehistoric era. अब बच्चों, इसी के चलते हुए हमारे पास एक टीम है जिनको क्या मिला है, एक नई बरियल साइट्स मिली है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में है। एंड बच्चों, इस एरा को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, या फिर यहाँ से हमको जो भी चीजें मिली है उनको हम किसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर। Then we have objects. So object help historians to reconstruct the past for which we have no written records. Again बच्चों, अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, हमको कोई सामान मिलता है, तो वो सामान क्या करवा सकते हैं, वो सामान हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं उस टाइम की जिसके हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। Hymen skulls or fossils of animals, humans or plants also provide information about the past. तो बच्चों, अगर हमको कोई स्कल मिलता है या फिर हमको किसी एनिमल के फॉसिल्स मिलते हैं, ह्यूमंस और प्लांट्स के भी अगर हमको फॉसिल्स मिलते हैं, तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, हम लोग उस टाइम के एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की कंडीशंस की, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो हम निकाल सकते हैं। Objects include tools, pottery, ornaments, paintings, weapons, seals, etc. And बच्चों, objects के अंदर ये सारी चीजें जो है वो include करी जाती है, यानी कि tool, potteries, ornaments, etc. Then we have inscriptions and edicts. The study of inscription is known as epigraphy. So बच्चों, study of inscription को हम लोग क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं epigraphy. और बच्चों, inscriptions क्या होती है? Inscriptions are writing and text carved on solid objects like pillars, walls of temples, forts, caves, etc. So inscription क्या है? पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, चीजों को हमेशा याद रखने के लिए चीजों को लिख देते थे, या तो पिलर्स पे, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स पे, या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहां से वो चीज हटे ना, जैसे कि फोर्ट्स में, केव्स में। एंड बच्चों, इन्हीं इंस्क्रिप्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। और इंस्क्रिप्शंस जो है वो एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हिस्टोरियंस के लिए। Inscriptions are useful and reliable as these were written during the reign of kings and most of them are still intact today. So see बच्चों, inscriptions बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि inscriptions लिखे जाते हैं जब कोई राजा जो है वो किसी टाइम पीरियड तक के लिए एक कंट्री पे रूल कर रहा होता है। एंड वो inscriptions आज के टाइम में भी हमको किन्हीं किन्हीं जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। Edicts are official order और statement issued by the ruler. अब edicts क्या होते हैं? Edicts ऐसे orders होते हैं या फिर ऐसे statements होते हैं जो कि कौन रिलीज करता है, वहां का रूलर, यानी कि वहां का किंग जो है उन edicts को निकालता है। The Ashokan edicts inscribed on rocks and pillars have helped historians to reconstruct the history of Mauryan period. अब बच्चों, अशोकन एडिक्ट्स जो है वो कहाँ पर लिखे गए थे? वो लिखे गए हैं रॉक्स और पिलर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस जो है वो उस टाइम पे मौर्यन पीरियड का जो भी सारी चीजें रही होगी उनके बारे में हमारे हिस्टोरियंस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। Then next we have literary sources. So literary sources बच्चों क्या इंक्लूड करते हैं? written records from the past, यानी कि literary sources का मतलब क्या है? ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि लिखे हुए हैं, एंड ये कब लिखे गए थे? ये पहले के टाइम में लिखे गए हैं।
These tell us about handwritten record of information in the form of letter on leaves, bark of trees and so on. अब बच्चों ये लिटरेरी सोर्सेज जो है वो हैंड रिटन होते हैं और ये लिखे कहाँ पे जाते थे? ये लिखे जाते थे इन द फॉर्म ऑफ लेटर, किसके ऊपर? लीव्स के ऊपर या फिर bark ऑफ ट्रीज के ऊपर. The historians used various types of scripts. अब बच्चों historians ने जो है वो बहुत तरीके की scripts जो है वो जो है उनको मिली गई है. The historians used various types of scripts. So बच्चों historians जो है वो बहुत तरह की scripts को use करते हैं. These literary sources include manuscripts, stories, religious texts, biographies and accounts of foreign travelers. So अब इन literary sources में क्या क्या चीजें होती है? Manuscripts होती है किसी कहानी की, यानी कि किसी कहानी के बारे में बताया जाता है. Religious texts होते हैं यानी कि किसी religion के बारे में बताया जाता है. Biographies होती है यानी कि किसी person की life के बारे में बताया जाता है या फिर foreign travelers के बारे में बताया जाता है. Then we have manuscript. So manuscript क्या होता है? Manuscript is a handwritten record of information. So manuscript क्या है? जब भी किसी एक information को हाथों से लिखा गया होता है. Palm leaf manuscripts made of dried palm. So बच्चों palm leaf manuscript जो है वो किस पे लिखा जाता है? वो dried palm leaves पे लिखा जाता है और ये बहुत ज्यादा commonly use होता है इंडिया के अंदर. They served as paper and were used to record actual and mythical events. अब बच्चों ये जो palm leaves है इनका पर्पस क्या होता था? ये उस टाइम पे पेपर की तरह यूज हुए जाते थे एंड इनको यूज भी किस लिए किया जाता था कि इनके ऊपर रिकॉर्ड्स जो है वो लिखे जा सके. Manuscripts help us to understand the form of script used in olden times. So manuscript से हमको क्या समझ में आता है कि पहले के टाइम पे किस तरह की scripts जो है वो यूज करी जाती थी. The written material could be sacred or secular. So written material या तो secular हो सकता है या फिर sacred हो सकता है. So we have sacred and secular text. So literary sources जो कि deal करते हैं with religious subjects are together, इनको हम बोलते हैं sacred literature. यानी कि ऐसे literary sources जिनमें किन के बारे में बताया गया होता है? Religions के बारे में बताया गया होता है, तो उनको बोलते हैं sacred literature. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है रामायण, महाभारत, उपनिषद etc. The texts that are focused on subjects of social, politics, economic importance and have little link with religion, इनको हम बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर. सो बच्चों ऐसे टेक्स्ट जिनके अंदर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? या तो सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स एंड उनका बहुत थोड़ा सा लिंक होगा विद रिलीजन, तो इस तरह के टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हर्ष चरित्र जो कि बायोग्राफी है किंग हर्षवर्धन की एंड ये लिखी थी बनभट्टा ने. देन वी हैव कौटिल्या's अर्थशास्त्र, folk tales like पांचतंत्र poems and dramas like अभिजना शकुंतलम बाय कालिदास. सो ये क्या है? ये सेकुलर टेक्स्ट के अंदर आते हैं. The accounts of many foreign travelers also form an important historical source like Indica, written by Megasthenes. The Greek ambassador gave us valuable information about the Mauryan society. अब बच्चों जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे यहाँ पर विजिट करके गए होंगे उनके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं. जैसे कि इंडिका जो कि लिखी थी मेगास्थीस ने, और ये ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में. Chinese travelers like Fa Hin and Yun Sang also came India to study Buddhism and wrote about people, their lifestyle and the society. तो हमारे पास कुछ चाइनीज ट्रैवलर्स भी थे जो कि इंडिया में आए थे बुद्धिज्म सीखने के लिए एंड इन्होंने भी क्या कर रखा है? चीजें लिख रखी है अबाउट द पीपल, उनके लाइफस्टाइल के बारे में एंड उनकी सोसाइटी के बारे में. Then we have oral history. So oral history refers to the record of historical information used by historians based on personal experiences and opinions of speaker. अब बच्चों ओरल हिस्ट्री में क्या किया जाता है कि उस टाइम के अगर कोई पर्सन हमारे पास अभी अवेलेबल है या उनकी जनरेशन के कुछ लोग हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं? उनके पास पर्सनली जाते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं हिस्टोरियंस और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि हो सकता है कि उनके दादा परदादा या फिर कोई लोग जो है वो उस टाइम पे वहां पर प्रेजेंट हो.
Oral history involves the use of interviews, myths, folk tales, and songs that have passed down from generation to generation through word of mouth. So see बच्चों, oral history में क्या आता है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं एंड किन से लिए जाते हैं, उनकी पीढ़ियों से, यानी कि उस टाइम पे जो लोग प्रेजेंट होंगे उनकी जनरेशन से कहानियां एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती जाती है एंड वो भी एक हिस्टोरिकल सोर्स बनता है. Then we have geographical location and history. The Himalayas in the north acted as a natural barrier for country, protecting it from various invaders across the border and the cold winds of North and Central Asia. So बच्चों, हमारे पास जो हिमालयाज है एंड ये नॉर्थ साइड में जो प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक नेचुरल बैरियर की तरह, यानी कि ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी हमारी कंट्री में इजिली जो है वो घुस नहीं पाएगा. Many seafaring nations use the sea roads along the coast for trade and interaction. So बच्चों, बहुत सारे जो seafaring nations होते हैं वो क्या करते हैं, वो sea routes का यूज करते हैं ताकि वो लोग ट्रेड कर पाए और हमारी कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर पाए. People prefer to line near rivers like the Ganga, the Indus, because rivers, fertile plains provide scope for settled life. अब बच्चों, बहुत सारे लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि वो नदी के पास रहे. एंड ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है गंगा, द इंडस. सो इनके पास लोग रहना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके आसपास की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. एंड जितनी ज्यादा जमीन फर्टाइल होगी तो इसका मतलब वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे भी कमा सकते हैं. Then next we have, when does history take place? When the historians write about historical events, they use BC and AD. अब बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी हिस्ट्री के बारे में बात किया जाता है तो हमको बहुत कॉमनली वहां पे BC और AD जो है वो देखने को मिलता है. So बच्चों, BC and AD used for indicating how many years before or after the birth of Christ. अब BC और AD का मतलब क्या होता है, before the birth of Christ यानी कि BC, and AD का मतलब क्या होता है, after the birth of Christ. So ये क्या होता है, AD. So इसलिए BC और AD जो है वो क्या रेफर करते हैं, क्राइस्ट के बर्थ से पहले या फिर क्राइस्ट के बर्थ के बाद. We take the year of the birth of Jesus Christ as 0, और जीसस क्राइस्ट का जिस ईयर में बर्थ हुआ होता है उसको माना जाता है 0. Events that took place before the birth of Christ were referred to as BC, and इस BC का मतलब क्या होता है, before Christ, that is 500 BC. 500 BC का मतलब क्या होगा, 5 years before, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से 500 साल पहले. AD stands for Anno Domini, meaning in the years of our Lord. यानी कि AD का मतलब क्या होता है, Anno Domini, and ये बताता है in the year of our Lord. Events taking place after the birth of Christ, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद हुए होंगे उनको डिनोट किया जाता है AD से. एंड इसका मतलब क्या होता है, 1000 years after the birth of Christ. सो इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट जो है वो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने के 1000 years बाद जो है वो हुआ होगा. Till recently, most people use the term BC and AD, but now many historians are using terms BCE and CE. So बच्चों, पहले तो हम लोगों ने देखा होगा कि इवेंट्स को बताने के लिए यूज किया जाता था BC या ED, बट आज के टाइम में हिस्टोरियंस यूज कर रहे हैं BCE या फिर CE. अब बच्चों, BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, एंड CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा. सो कॉमन एरा क्या है, कॉमन एरा है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा स्टार्टिंग विद द ईयर 1 अंटिल द प्रेजेंट. सो कॉमन एरा का मतलब होता है कि एक नए एरा का स्टार्ट होना, और ये स्टार्ट होता है ईयर 1 से, एंड अभी तक का जो ईयर चल रहा है ये कॉमन एरा के अंदर ही आता है. नाउ लेट्स रिकॉल. हिस्ट्री बच्चों क्या है, हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट होता है. हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं हमारे पास्ट के बारे में, बट डिफरेंट सोर्सेज से. एंड वो डिफरेंट सोर्सेज क्या है, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमको मिलती है अर्थ से, जब भी हम कोई डिगिंग या फिर एक्सकेवेशन करते हैं. लिटरेरी सोर्सेज जो है वो सैक्रेड भी हो सकती है और सेक्युलर भी हो सकती है. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग आवर हिस्ट्री. नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.